और इजराइल की कैलकुलेशन सारी जिंदगी कभी भी ये नहीं थी कि उन पे ऐसा कोई वक्त आएगा जो आजकल आया हुआ। अमेरिका एज वी ऑल नो इस जंग के अंदर धकेला गया। अगर हम ईरान को देखें तो ईरान हमें जरूरत से ज्यादा तैयार नजर आ रहा है। ये भी इन इटसेल्फ एक खतरे की अलामत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। उम्मीद करता हूं आप और आपके घर वाले, आपके प्यारे खैरियत से होंगे। पिछले 2 दिन से मैं आपको इंडियन सिचुएशन पे भी अपडेट करता रहा हूं। इंडिया का जिक्र इसलिए हुआ कि इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, ज़ाहिर है उनके फॉरेन मिनिस्टर का जिक्र हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो के तहज़ीब का दामन हाथ से छोड़ दिया और एक फॉरेन मिनिस्टर की और एक सीजन डिप्लोमेट की तरह एक्ट करने की बजाय एक गली के गुंडे की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया। तो उसका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और इंडियन माइंडसेट और इंडियन पोजीशन आपके आगे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इंडियंस का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि एक काम शुरू करेंगे, उसके अंदर अगर वो काम ख़राब हो जाएगा तो उसको फिर मीडिया वाइज कवर करने की कोशिश करते हैं। एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर अगर उनको एक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा या किसी भी चीज़ में इंडियन अपने माइंडसेट के साथ या अपनी पॉलिसी के हवाले से एक्सपोज होंगे तो साथ ही मीडिया कवरेज देने के लिए पाकिस्तान को बीच में ले आएंगे, उसको ब्लेम करना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर देंगे, उसके बारे में कोई नेगेटिव बात करना शुरू कर देंगे। दिस इज़ द इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अपने ऊपर ब्लेम हटाने या उससे बचने के लिए इनके पॉलिटिशियंस भी और इनके जो मीडिया के लोग हैं वो भी फ़ौरन पाकिस्तान को एक लाइफलाइन और एक हेल्पलाइन के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो इनकी आवाम है उनका भी मैं आपको बता चुका हूँ, बड़ी उनकी मेमोरी भी शॉर्ट है और दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करते, तो फ़ौरन दे बाय द प्रोपेगेंडा इंस्टेंटली। और जो भी बात इनका मीडिया या इनके पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान के हवाले से बताते हैं तो एंगल इंडिया में बड़ी तेज़ी से और फ़ौरन बिक जाता है। वो इस डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते कि गलती इंडिया की थी या नहीं थी। बहरहाल इस दफ़ा एक छोटा सा फ़र्क हमें नज़र आया, वो ये था कि मीडिया ने तो अपनी कैंपेन शुरू की, एंटी पाकिस्तान कैंपेन जो हमेशा करता है। इनकी जो डिग्निटरीज़ हैं या इनके जो पॉलिटिशियंस हैं या हाई अप्स हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को बुरा भला कहने की ट्रेडिशन तोड़ी नहीं, जारी ही रखी। उनकी लैंग्वेज बहुत ही डेरोगेटरी और गंदी, जिसको कहें फाउल लैंग्वेज तो गलत नहीं होगा, उन्होंने एक अब्यूसिव और फाउल लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू कर दी एक मुल्क के बारे में जो उनका हमसाया भी है और एक बड़ी इस टाइम पे प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे है इस रीजन के अंदर भी और दुनिया के अंदर। बहरहाल इंडियंस का यही तरीका है तो उन्होंने यही करना था। इसको मैंने आपके सामने रखा, आपने इस पूरी की पूरी सिचुएशन को देखा, आप इसको खुद एनालाइज कर सकते हैं, खुद इसका फैसला भी कर सकते हैं कि कौन सी साइड ठीक कह रही है। बहरहाल जो इस टाइम पे दुनिया का और इस रीजन का सबसे बड़ा कंसर्न है वो प्रोलॉन्ग्ड वॉर है बिटवीन द यूएस, ईरान एंड इजराइल। मैं तीनों ही मुल्कों के अंदर अब इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है वो आपके सामने पेश करता हूँ। जो हमारे मंजे हुए डिफेंस एनालिस्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनका इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस है कि ये जंग अब रूबिकॉन स्टेज के ऊपर पहुँच चुकी है। जाहिर है इसका मतलब ये है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात की पीस के लिए या नेगोशिएशन की तरफ इशारा किया, पाकिस्तान का भी जिक्र आया। मैं आज इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट की डिटेल में या कॉन्सेप्ट को आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगा। वो इस तरह कि एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अगर ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बंद हुई तो फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसका मतलब ये निकलेगा कि ये जंग फिर बहुत लंबी हो जाएगी। 3-4 प्रोग्राम्स पहले मैंने जिक्र किया था कि वॉर ऑफ एट्रिशन या जैसे वर्ल्ड वॉर में हुआ था कि उसको लंबा खींचा गया था। लंबा खींचने की रीज़न ये थी एलाइड फोर्सेस की तरफ से कि जो एक्सिस पावर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएं, वो मिलिटरीली एग्जॉस्ट हो जाएं, वो इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। जब जंग लंबी चली और उस जंग को उनको लड़ना पड़ा एक एक्सपेक्टेड या मुकर्ररा या जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया था उस टाइम से ज़्यादा, तो फिर उनके रिसोर्सेज उस जंग को सस्टेन नहीं कर सके। फिर वो ये जंग उस विगर और उस ताकत और जज्बे के साथ लेके आगे नहीं जा सके।
यही फॉर्मूला शायद अब अप्लाई होने जा रहा है ईरान के ऊपर। लेकिन अगर हम ईरान को देखें तो ईरान हमें ज़रूरत से ज़्यादा तैयार नज़र आ रहा है। ये भी इन इटसेल्फ एक ख़तरे की अलामत है। ये ख़तरे की अलामत क्यों है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले सबसे अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका एज़ वी ऑल नो इस जंग के अंदर धकेला गया, या एक ऐसी लॉबी अमेरिका के अंदर मौजूद थी जिसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि जिसको अमेरिका की गवर्नमेंट और उसका प्रेसिडेंट इनकार नहीं कर सके। जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ अलामतें हैं उस लॉबी के स्ट्रांग होने की, क्योंकि दोनों ही यहूदी हैं। एक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और एक उनके बिजनेस एसोसिएट भी हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं और बड़े पुराने ताल्लुकात भी हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और इनके कहने पे ये जंग शुरू हुई। ये बात बहुत ही ज़्यादा दफ़ा हो चुकी है। बहरहाल अमेरिका जंग में आ गया। अमेरिका की एक माइंडसेट है, एक एग्रेसिव पॉलिसी, एक जाके ज़बरदस्त तरीके से अटैक करने की टेक्नोलॉजी का कोई मसला नहीं है। मिलिट्री हार्डवेयर दुनिया में सबसे अच्छा है और इनकी पूरी दुनिया के अंदर इंटरेस्ट भी है। यानी कि इस रीजन के अंदर जब हम जीसीसी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ये ऐसा ही है, इट्स अ सेकंड होम फॉर द अमेरिकन्स। इतनी बेसिस हैं अमेरिका की यहाँ पे, इतने स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री एसेट्स हैं यहाँ पे कि अमेरिका को यहाँ से जंग लड़ने में कोई ख़ास मसला होना नहीं था। यही वो एरोगेंस थी, यही वो रॉन्ग कैलकुलेशन थी अमेरिका की जो उसने ईरान के केस में की। उसने अटैक लॉन्च कर दिए 6-8 तरफ से और उसके बाद ईरान ने उन्हीं तमाम टारगेट्स पे, बल्कि उससे भी ज़्यादा, जहाँ जहाँ उसे शक हुआ कि अमेरिकन मरीन्स या अमेरिकन एसेट्स शहरों के अंदर भी गए हैं, उसने वहाँ पे भी अटैक कर दिया। और लॉजिक ये दी कि जहाँ जहाँ अमेरिकन मुझ पे अटैक करेंगे यानी ईरान पे अटैक करेंगे तो मैं जवाबी कार्रवाई का हक रखता हूँ। पहले मिलिट्री टारगेट्स और बेसिस, अगर इफ़ नॉट बेसिस एंड इफ़ दे गेट स्प्रेड इनटू द सिविलियन एरियाज देन आई विल आल्सो अटैक द सिविलियन एरियाज। ये सारी की सारी अप्रोच जब ईरान ने इस्तेमाल की तो जीसीसी कंट्रीज़ में, गल्फ़ नेशंस के अंदर एक बहुत ही बड़ा पैनिक फैल गया। उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ईरान के जवाबी हमलों से। ये थी एक अमेरिकन साइड, जिसके अंदर लास्ट पॉइंट ये है कि अमेरिका की जो पेट्रो डॉलर की डील थी जो इसने गल्फ़ नेशंस के साथ की थी कि तेल आपका और प्रोटेक्शन मेरी, वो थ्योरी भी ख़त्म हो गई। तेल तो उनका इस्तेमाल हुआ, पैसा तो अमेरिका ने बहुत बनाया और जिस प्रोटेक्शन का वादा किया था वो प्रोटेक्शन देने में अमेरिका फेल हो गया। एट द सेम टाइम जो अहदाफ या जो टारगेट्स इसने ईरान की इस जंग के लिए सेट करके रखे थे कि रिजीम चेंज होगा, ईरान के अंदर एक नई गवर्नमेंट आएगी, वो अमेरिकन सपोर्टेड होगी, अमेरिका से डर जाएंगे, मदोरो मॉडल होगा, वेनेजुएला में जैसे गए डराया और अगली गवर्नमेंट ने आके हाथ जोड़े और कहा तेल ले लें और हमारी जान छोड़ दें, वो ईरान में नहीं हो सका। और जब नहीं हुआ तो जो ख्वाब था कि ईरान के तेल पे कब्ज़ा होगा, उधर से चाइना को कर्टेल कर लेंगे, चाइना मुश्किल में आ जाएगा, ईरान के तेल के ऊपर यूएस का कब्ज़ा होगा, हुकूमत उनकी मर्ज़ी की होगी, शाह ईरान वाला दौर। मैं बड़ी जल्दी आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका नहीं कर सका। जवाब में उल्टा जीसीसी कंट्रीज़ के ऊपर उल्टा जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस थी वहाँ पे हमलों ने अमेरिकन जो वॉर स्ट्रैटेजी थी उसकी जितनी भी डायमेंशंस थी उनको हिला दिया। साथ ही साथ ये तमाम मुल्क मैसेजिंग करने लगे बैकडोर ईरान के साथ कि हम पे हमला मत करें, मुस्लिम ममालिक हैं। ये सारी बातें भी हुई, पाकिस्तान भी बीच में पड़ा, लेकिन उसका भी कोई बहुत मुस्बत जवाब नहीं वो आया एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कंट्रीज़। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के केस के अंदर ईरान ने पाकिस्तान की बात सुनी और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने भी रेस्ट्रेंट दिखाया। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, ये रेस्ट्रेंट अब इन तीन ममालिक के दरमियान ख़त्म हो रहा है। ये बड़ी अंदर की बात है और ये आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ आपके सामने आएगी कि जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है उसके ऊपर जो ईरान के रिपीटेडली हमले हो रहे हैं और रुक नहीं रहे, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ गई है, प्रेशर बढ़ गया है पाकिस्तान पे भी, सऊदी अरेबिया पे भी। और मुझे हैरत नहीं होगी अगर ये दोनों मुल्क ईरान के लिए एक स्टिफ स्टांस की तरफ सोचने पे मजबूर हों। इन गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात नहीं कर रहा, आवाम की बात नहीं कर रहा, मेरी आपकी बात नहीं कर रहा। हमारे तो जो जहन है वो आपको और मुझे पता है, वी आर ऑन द सेम पेज। लेकिन गवर्नमेंट्स की कंपल्शन इस ऐसे टाइमों के ऊपर फ़र्क हो जाती है। इसीलिए आपको
एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपके जितने एनालिस्ट हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा टोन एंड ट्रेंड चेंज हो रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता से ये बात कर रहे हैं कि अगर बहुत बड़ी कॉज के लिए एक लीडर अटक जाए और उसकी शहादत हो जाए और उसका नुकसान हो जाए और उसके बाद अगर मुल्क जो है वो फॉल कर जाए बाद में, तो उस कुर्बानी और शहादत का क्या फ़ायदा हुआ। विच गिव्स एन इंडिकेशन के जहन साजी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों को मेरी बात समझ आ गई, कुछ को नहीं आई, कुछ को ये बात कुछ दिनों बाद समझ आएगी। बहरहाल अभी इस चीज़ का वक्त नहीं, अभी आगे चलते हैं। इसमें जो ईरान की पोजीशन है वो ये है कि ईरान का जितना नुकसान होना था हो गया। ईरान के पास स्टॉक पाइलिंग भी अच्छी है, ईरान के पास रेजिलियंस भी अच्छी है और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये ईरान को तो ख़तरा है इस चीज़ का, इस रीजन को भी बहुत ख़तरा है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए अमेरिकन और इजराइलीज़, जो कि हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर किस तरफ बात जाएगी। ये पॉइंट यहाँ रोकता हूँ और इसराइल का रुख करता हूँ। इसराइल के अंदर एक क्राइसिस जनरेट होने लग गया। उनकी रिज़र्व फोर्सेस के ऊपर बात अब आ गई है। अब वो अपने लोगों को कोर्स करके कह रहे हैं कि आके मिलिट्री ड्यूटी करें, आके जंग का हिस्सा बने। अब ये क्या मामला है, वो तादाद में बहुत थोड़े हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि इजरायली जितने भी लोग हैं जो एबल बॉडीड हैं, इवन जो बूढ़े भी हैं, उनके ऊपर भी ये एक ऑब्लिगेशन है कि जब इजराइल को ज़रूरत पड़ेगी तो वो आके लड़ेंगे, क्योंकि इनके पास बंदे कम हैं। तो इन्होंने अपने बंदों को ही यूज़ करना है। और इजराइल की कैलकुलेशन सारी ज़िंदगी कभी भी ये नहीं थी कि उन पे ऐसा कोई वक्त आएगा जो आजकल आया हुआ है। इन्होंने सिर्फ मारना सीखा है, इन्होंने मार खानी नहीं सीखी। इनको इस चीज़ का आइडिया नहीं। वो वाले यहूदी थे जो इजिप्शियन फेरोज़ के ज़माने में, जो हमारी कुरान पाक में भी जिक्र है, जब नील के अंदर रास्ता बना और हज़रत मूसा अपनी कौम को लेके गए और उन्होंने उसके बाद जो 10 कमांडमेंट्स वाली चीज़ आती है, अल्लाह पाक के अहकामात, फिर सामरी जादूगर वाला बछड़ा और फिर उन लोगों की कुर्बानी, आप सब जानते हैं। उस वाले दौर के अंदर जो फेरोज़ थे उन्होंने बहुत मारा था इजिप्शियंस ने, और उसके बाद जो रोमन्स थे उन्होंने इनको बहुत मारा, और फिर हिटलर ने। इसके दरमियान में इस वक्त के बाद से, जब से ये लोग सेटल हुए हैं आके, 1967 की जो वॉर थी, अरब इजराइल वॉर, उसके बाद से इन्हें सिर्फ मारने की आदत है। मॉडर्न टाइम्स में मार खाने की आदत भूल चुके हैं। तो ये उस इतने अरसे बाद अब इनको मार पड़ी है, तो इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। तो जितने ये डेस्परेट होंगे फिर इनके जहन में एक ही ऑप्शन आएगा, वो है न्यूक्लियर ऑप्शन। लेकिन इजराइल के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इनको इस सिनेरियो में यूएसए दे सकता है। लेकिन क्या यूएसए वो वेपन्स इनको देगा? वो तब देगा जब यूएस भी उतना ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा जितना इस टाइम पे इजराइल फ्रस्ट्रेटेड है। अगर इस जंग में यूएसए इजराइल के साथ खड़ा ना होता तो इजराइल की चटनी तो बन चुकी थी, बल्कि बनी हुई है। वो अभी भी अमेरिकन आसरे पे ये जंग लड़ रहे हैं, वरना ईरान ने सबको ही सरप्राइज़ कर दिया, ख़ास तौर पे इजरायलियों को। अब आ जाते हैं ईरान की तरफ। जो बात मैंने आधी छोड़ी थी, वो ईरान अपनी कंपनसेशन लेगा और अपनी टर्म्स के ऊपर इस जंग का फ़ैसला करेगा। लेकिन क्या ये बाकी दो फरीकों को मंजूर होगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे, क्योंकि या तो यूएस अपनी डोमिनेशन ख़त्म करवाए इस दुनिया में से, वर्ल्ड की सुपर पावर का स्टेटस जो है उसको जेपरडाइज कर दे, कंसीड कर जाए और जंग बंद कर ले। इतनी कंपैशन तो यूएस के अंदर है नहीं, क्योंकि यूएस ने तो दुनिया के एक कोने में रहना है। पूरी दुनिया में अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो उसका फॉल आउट यूएसए पे नहीं होगा। जब तक कि दो बड़े मुल्क यानी कि रशिया और चाइना यूएस पे वो पागल हो जाएं और यूएस पे अटैक करने की बात सोच लें, फिर एक और बात है जो कि कार्ड्स पे नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के पास अभी भी एडवांटेज ये है सबसे बड़ा, कि वो अपना जो उनका होमलैंड है वो दुनिया में एक आखिरी कोने पे है जहाँ तक रसाई किसी और की नहीं है एक्सेप्ट फॉर चाइना और रशिया, या शायद नॉर्थ कोरिया भी। उनके पास भी वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज है, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है। अभी फ़िलहाल इस मिडल ईस्ट की जंग में अगर ये जंग रुकती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो कहूँगा कि ईरान को इन दिस पोजीशन ऑफ डोमिनेंस एंड सुपीरियॉरिटी टेबल के ऊपर बैठना चाहिए और ज़्यादा बातें अपनी मनवा के एक फेस सेविंग दे के यूएस को ये जंग ख़त्म करनी चाहिए, वरना मसला बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहरहाल वक्त थोड़ा था, मैंने आपके सामने तमाम चीज़ें रखी।
ये जंग अभी ऑनगोइंग है और मामलात बड़े ख़तरनाक हो रहे हैं। आपने चीज़ों पे नज़र रखनी है। कोई सवाल हो तो मुझसे कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई चीज़ रह गई है तो उसकी तरफ इशारा कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।